हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनोल्फ्थेलीन गुलाबी रंग देता है। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फ्थेलीन जो होता है वो गुलाबी रंग हमारा क्षार के साथ देता है। किसके? क्षार के साथ जो है गुलाबी रंग देता है। अगर आप ट्रिक बनाना चाहेंगे तो एक खड़ी बोली में बता देता हूँ, अगर आप याद करना चाहेंगे तो कहना है कि फिन क्षार गुलाबी रंग दिहिस। देखिए, फिन क्षार गुलाबी रंग दिहिस, ये है हमारी खड़ी बोली। और इससे आप देहाती बोली या कह लीजिए, इससे आप याद कर सकते हैं कि फिन क्षार जो है गुलाबी रंग दिहिस। तो फिन से हमारा क्या हो गया, फिनोल्फ्थेलीन, और क्षार के साथ क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। इसको आपको याद कर लेना है। आशा करता हूँ ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनोल्फ्थेलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। अभी बता दिया कि फिनोल्फ्थेलीन जो होती है क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसको आप याद करना चाहें तो यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो हमारा जो होता है पीटी होता है। अगर आप याद करना चाहेंगे ट्रिक से, तो यहाँ पर मास्टर ने पूछा, यानी कि गुरुजी ने पूछा कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसने जवाब दिया। तो मास्टर ने क्या कहा, यानी कि गुरु ने क्या कहा, पीटी। क्या कहा, पीटी। आप इससे समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन इसने पूछा और मास्टर ने क्या कहा, पीटी, यानी कि प्लेटिनम हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया बिस्मांगीय उत्प्रेरण है। क्या? बिस्मांगीय उत्प्रेरण आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अपचयन में समान व्यवहार दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा H2O2। H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है NaCl का pH मान है। बहुत इजी क्वेश्चन है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर आप इसे नमक कह लीजिए, जो लवण होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है क्लोरीन का तुल्यांकी भार ग्राम में निम्न में से कौन सा है? आपको पता होगा क्लोरीन का भार जो होता है 35.5 होता है। और अगर तुल्यांकी भार की बात करें तो यहाँ पर 35.5 ग्राम ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक यौगिक का अणुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, अणुभार जो बराबर होता है, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व के। 2 गुणे वाष्प घनत्व के। अणुभार हमारा 98 दिया है, तो हमारा वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। क्या? 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार होता है। तो देखिए, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार याद करने के लिए आपको कार्बोनेट का जो है परमाणु भार पता होना चाहिए। इसे हम किससे लिखते हैं, CO3 से। और इस पर जो आवेश होता है 2- का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, यानी कि इसका अणुभार इस यौगिक का लिखना है। तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा भार जो है 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, और 3 परमाणु हैं, यानी कि 16 × 48। तो 48 12 होता है 60। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होता है जो अणुभार के और बटे में जो है कार्बोनेट आयन पर आवेश, जो यहाँ पर मान दिया रहेगा कार्बोनेट आयन या फिर सल्फेट, जो भी आयन दिया रहेगा उसका तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 2- है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो आपको याद करना है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे में उस पर आवेश जो है, ये कह लीजिए, या तो आयन जो है। तो यहाँ पर इसको काट लेंगे तो हमारा 30 निकल के आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, हम सब जो है विकल्प सब पढ़ेंगे नहीं तो जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप आंसर सिर्फ देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो ये बराबर होती है किसके, जानते हैं, भार के। भार बटे अणु भार। नाइट्रोजन क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। तो यन का भार कितना होता है, यन का भार हमारा 14 होता है, और 2 परमाणु है, यानी कि 14 दूना 28 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या बराबर भार बटे अणु भार गुणे 6.023 × 10 की पावर कितना, 23। इसको आपको पता होगा
जो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर देखिए अवोगाद्रो संख्या का मान है ये, तो ये होता है अवोगाद्रो संख्या का मान। और ये कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 14 दूना 28, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6.01 ऐसा कर कर जिसमें जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3.01 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव रक्त या आंसू का पीएच मान निम्न में से क्या होता है। बहुत इजी है, देखिए इसको ट्रिक से समझेंगे। मानव रक्त या आंसू, देखिए आंसू यहाँ पर और मानव रक्त दोनों का पीएच मान एक ही होता है, इसको तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और आंसू की बात करें, आप इससे याद कर सकते हैं, जब हमें कोई मारता है, यानी कि हमारे मम्मी पापा कोई भी मारता है, तो हमारे जो आँख से आंसू गिरते हैं वो 7 से 4 बूंदें गिर जाती हैं। 7 से 4 बूंदें हमारे आँखों से आंसू गिर जाते हैं, इसको आपको याद कर लेना है, 7 से 4 बूंद, यानी कि 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, Na2SO4 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सामान्य लवण हो जाएगा। और बात करें अगर फिटकरी की, तो फिटकरी हमारा क्या होता है, यानी कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, वो हमारा होता है द्विक लवण। फिटकरी हमारा क्या होता है, द्विक लवण, ये भी परीक्षा में पूछता है। यहाँ पर Na2SO4 क्या हो जाएगा, सामान्य लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोटास एलम, देखिए अभी बताया कि पोटास एलम को फिटकरी भी कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और पोटास एलम किस प्रकार का लवण है, हमारा द्विक लवण है, इसको तो अभी बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सिरका निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सिरके का हमारा जो बनाने का तरीका है वो हम जो किससे बनाते हैं दोस्तों, एथेनोइक अम्ल से बनाते हैं। किससे, एथेनोइक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है। तो हमारा जो सहसंयोजक बंध है दोस्तों, वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है मीथेन। कौन सा, मीथेन यहाँ पर हमारा सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कि CH4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक बंध दोनों होते हैं। देखिए सहसंयोजक एवं आयनिक बंध जो होते हैं दोस्तों, वो हमारा आयनिक NaOH में होते हैं। आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपको याद कर लेना है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे सेलेक्टेड हैं। आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपने ये 3 वीडियो जो बता रहे हैं अभी जो कराने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन इसके बाद वाली क्लास में, और उसके बाद वाले में रिवीजन में पूरा जो है 100 या 200 क्वेश्चन करा देंगे, उससे आपका जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स एकदम सही तरीके से तैयार हो जाएगा। और गारंटी है आपके पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। देखिए सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं कार्बनिक विलायकों में सबसे अधिक विलेय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लेवल देखकर ही पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी मेहनत और क्वेश्चन जो है समझ में सारे के सारे आ रहे हों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इतना तो आप दोस्तों कर ही कर सकते हैं कि एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आपको एक लाइक करने में उतना मेहनत नहीं लगेगी। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं लाइक कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिक से निकलने वाली विकिरण जो है में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता अधिक होती है। तो हमारी जो नाभिक से निकलने वाली विकिरण है उसमें सबसे अधिक जो है बंधन क्षमता किसकी होती है दोस्तों, गामा किरणों की होती है। किसकी, गामा किरणों की। और गामा किरणों की बात करें तो ये सबसे जो है सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली भी किरण होती है गामा किरण, क्योंकि ये मोटी मोटी चादरों को भी भेद सकती है। इसको हमने पिछली क्लास में बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो दोस्तों सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो है संलयन प्रक्रम में प्राप्त करता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, तो यहाँ पर यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। जो बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, मतलब जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, सारे के सारे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे 21 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए इसको जो है काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। ये पहला नंबर तो आपको बता दें ये हमारा किस में आता है,
अपवाद में आता है क्रोमियम, आपको पता होना चाहिए, ये हमारा अपवाद में आता है। और बात करें इसके आंसर की तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2, 8, 13, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप रट लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राय सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की होती है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो विद्युत चुम्बकीय किरण है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है, वो हमारी रेडियो तरंग की होती है। यहाँ पर रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? तो दोस्तों समस्थानिक जैसे कि मान लीजिए हमारे क्या होते हैं, 1H2 1H1 होते हैं, 1H2 होते हैं, 1H जो है 3 होते हैं। तो इसमें आपको क्या भिन्न दिख रहा है? क्या ये जो परमाणु क्रमांक है ये आपको भिन्न दिख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको भिन्न दिख रही है? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे समान हैं। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में जो है परिवर्तन दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, इसी को हमारा राइट आंसर मार दीजिएगा। द्रव्यमान संख्या जो होती है इसमें जो है ये भिन्न दिखाते हैं, क्या इसमें गुण जो है होता है भिन्न होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि दोनों के दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ ये माइनस में होता है। तो माइनस हमें लेना नहीं है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सिर्फ आवेश का मान, तो यहाँ पर दोनों के जो होते हैं समान होते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु संख्या की खोज की थी। देखिए परमाणु संख्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने जो तैयार की है दोस्तों, मोसले साहब ने तैयार की है। उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को रखा है। और बात करें मेंडलीव की तो उन्होंने क्या किया था कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा था। तो यहाँ पर मोसले साहब जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया था? इसको तो कई बार बता दिया है कि हमारा जो हो जाएगा सोने की पन्नी जो है रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए प्रयोग किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। वहाँ पर होगा किस नियम की पुष्टि करता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हर तरह जो हमने पीछे बताया था, अगर परसेंटेज होगा कई सारे तो वहाँ भी गुणित अनुपात का नियम ही लगेगा। और बात करें अगर नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड की तो वहाँ पर भी गुणित अनुपात का नियम लगता है, आपको याद कर लेना है। बहुत ही आसान था, अगर आपको परसेंटेज वाला आपको पता होगा तो आप ये वाला आसानी से आप समझ में गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो इसमें कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है दोस्तों, यानी कि किसको जलाने पर वो पानी ना बनकर सीधा गैस बन जाता है? तो हमारा क्या होता है नौसादर या फिर कह लीजिए कपूर भी। नौसादर या कपूर जो होते हैं ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, इसको आपको बताना है। तो देखिए दूध से दही का बनना हमारा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? क्योंकि दूध से अगर हम दही एक बार बना देंगे तो हम दही से दूध नहीं बना सकते। और इसी प्रकार अगर बात करें मोमबत्ती के जलने की भी बात करें तो यहाँ पर मोमबत्ती का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आप अगर मोमबत्ती जला दिए और वो एकदम ख़त्म हो गई तो क्या आप उससे फिर मोमबत्ती बना सकते हैं? मतलब वो एकदम से गायब हो गई, जैसे कि वो पूरा गल ही गई, ये मानकर चलिए, तो उससे आप कहाँ बना सकते हैं मोमबत्ती? तो यानी कि अगर एक बार जो है वो पूरा एक बार ख़त्म हो गया तो उससे आप दोबारा वो नहीं बना सकते, पहला वाला पदार्थ, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में वो आएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BHC का पूरा नाम, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बताया है और हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। BHC का फुल फॉर्म जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? इसको भी कई बार बताया है। यहाँ पर क्लोरीन होता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, विरंजक चूर्ण भी आप कह लीजिए, इसको भी बताया है। विरंजक चूर्ण यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, CaOCl2, इसको भी याद कर लेना है क्योंकि फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं या फिर थे कह लीजिए, तो हमारे लेवोशिए साहब हैं। कौन? लेवोशिए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सभी क्लासों में कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोशिए जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? ये हमारे पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन ही है। तो इसको आपको पता होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान होता है वो हमारा 17वां होता है। कौन सा? 17वां होता है, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? तो इसको आपको बताना है कौन सा युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा यौगिक को जो प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो हमारा पानी एवं साबुन प्रदर्शित करता है। पानी एवं साबुन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है? देखिए इसको तो ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसी धांसू ट्रिक आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, यानी कि ये क्या हो रहा है, स्टार्च जो है माल्टोज में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट से आप क्या याद कर लीजिए, इन्वर्ट। कन्वर्ट से क्या याद कर लीजिए, इन्वर्ट याद कर लीजिए, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट से इन्वर्ट यानी कि इन्वर्टेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जो ठंडी होकर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। देखिए यहाँ पर गर्म किया जा रहा है यानी कि ऊष्मीय होगा। अब ऊष्मीय अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन है या फिर ऊष्मीय वियोजन, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊष्मीय हमारा वियोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय वियोजन जो होता है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जिसकी ज्ञात करनी होती है उसे यक्स मानते हैं और दोनों तरफ हम प्लस लगा लेते हैं। और एच की जो है ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओ की जो होती है -2 होती है, इसे ब्रैकेट में लिख कर 3 परमाणु हैं 3 से गुणा कर देते हैं बराबर 0। सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। 1 + यक्स माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 0, यक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। यक्स बराबर 5 यानी कि प्लस का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ है। विलयन का पीएच मान, इसकी तो जोरदार ट्रिक बताई थी कि अगर जो होगा ऊपर, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है दोस्तों, अगर ऊपर में याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अगर ऊपर जो घात होती है -5 -6, इसी को हम प्लस में लिखकर क्या करते हैं, प्लस में लिखकर पीएच मान बता देते हैं। प्लस में लिख दीजिए, पीएच मान हो गया वो। अगर -6 दी है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 दी है तो 7 हो जाएगा, जो भी दिया रहेगा याद कर लीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी रहेगी तभी होगा। और बात करें अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जैसे 10⁻⁵ हो गई, तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है 10⁻⁻14 के। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए गुणे में, इसका मान जैसे 10⁻⁵ है और इसके बराबर 10⁻14, तो इसको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 10⁻⁹ हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ को अगर पीएच में लिखना चाहेंगे तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा, +9। इसको आपको याद कर लेना है। फार्मूला हमें देखिए इसको पता होना चाहिए, H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14। इसको आप याद कर लेंगे तो चाहे आप पीएच का मान निकालें, चाहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालें, चाहे कुछ भी निकालें, आपको याद हो जाएगा। और इसकी वीडियो हमने जो है वीडियो पहले से ही बनाकर रखी है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारे के सारे डाउट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटी का बनना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है? तो देखिए इसके पहले जब हमने कराया था तो उसमें हम हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना बताया था। क्या? हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना जो होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है, मतलब किसके नियम पर, वही इसमें भी होता है। किन किन बच्चों को पता था ये एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाइड्रोजन गुब्बारे का फटना जो होता है वो हमारा चार्ल्स के नियम में होता है। और बात करें अगर रोटी के बनने की तो वो भी हमारा चार्ल्स के नियम में हो जाएगा। जिन बच्चों को पता था एक बार कमेंट में हाथ ऊपर कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? देखिए इसकी भी एक ढांसू ट्रिक है। नीला लिटमस पेपर जो होता है आपको याद कर लेना है अनीला। आप अनीला याद कर लेंगे तो आपको जो भी कहेगा, कुछ भी कोई रंग चाहे जो पूछ लें आप तुरंत बता देंगे। देखिए अम्ल जो होता है नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या करता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है, यानी कि अम्लीय विलयन में नीला कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। नीला क्या होगा? लाल हो जाएगा, यानी कि अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल रंग, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनीला आपको याद रख लेना है और क्षार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है। देखिए यहाँ पर अम्ल और क्षार के बारे में किन दो वैज्ञानिकों ने बताया था? एक तो हमारे ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब थे और दूसरे क्या थे? आरहेनियस साहब थे। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लोरी ने जो बताया था क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आप बात करें अगर याद करने के ट्रिक, तो देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड से इसे जो है आरहेनियस ने क्या बताया था कि जो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं यानी कि माइनस के हो रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? किसी से उधार ले रहे हैं तभी तो ग्रहण कर रहे हैं। जब किसी से उधार लेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह ये कार्य करते हैं। आप ट्रिक से ऐसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.0001 जो है मोल NaOH विलयन का pH मान। तो देखिए हमने pH मान तो बताया था, अगर 10⁻³ हो, 10 की पावर कुछ भी हो तो उसको तो ज्ञात कर लेंगे प्लस का 3 लिखकर। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 0.001। इसको तो सबसे पहले हम कोटिमान जानते हैं। कोटिमान हमने वीडियो डाल दी है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। कोटिमान में हम क्या करते हैं? दशमलव को क्या करते हैं? 0.0001 दिया है तो इसको 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक पर लेकर जाएंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 × 10⁻⁴ क्या हो गया? 1 × 10⁻⁴ हमारा जो है क्या आया? ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन दोस्तों दिया है। ध्यान से देखिए, नहीं तो आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बता दें। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻⁴ आ गई। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है -4 आई थी, तो यहाँ पर हमने फार्मूला पीछे बताया था। 10 की पावर क्या होता है? -14 होता है। 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे, गुणे में इसकी दी है 10 की पावर माइनस कितना? 4 हमने अभी निकाला। तो यहाँ पर 10 की पावर -14, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे ये इधर भेजेंगे तो हमारा ये घात प्लस की हो जाएगी ये वाली। और बात करें जब इसमें से घटाएंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारे 10 की पावर -10 आ गई। देखिए थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं ताकि समझ में जल्दी से आ जाए इस बोर्ड में। तो देखिए जब 10 की पावर -10 आ गई तो pH मान तो एकदम आसान हो गया। इसी को क्या करेंगे? 10 को प्लस में लिख देंगे, यानी कि +10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फार्मूला जो है दोस्तों मेन यही है, H पॉजिटिव इंटू 10 जो है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस निगेटिव बराबर 10 की पावर -14। इसको याद कर लेंगे तो आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उससे उसको ज्ञात कर लीजिए और pH मान आप आसानी से बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे दुर्बल अम्ल जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3COOH यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे दुर्बल अम्ल, देखिए जो सबसे बड़ा लिखा है वही हमारा सबसे दुर्बल अम्ल है, CH3COOH। हैं इतने बड़े और काम है इनका दुर्बल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, LPG जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस है, क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं एक यौगिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 4:6 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात। एक क्वेश्चन इस पर रखा है, लिख कर ले लीजिए कि अणुभारों में अनुपात या फिर विसरण की गतियों का अनुपात जरूर पूछेगा। फार्मूला क्या होता है बताया है, R1/R2 बराबर होता है अंडर रूट का D2/D1, या फिर बात करें अंडर रूट M2 अपॉन का M1।
तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि हमारा जो विसरण की गतियों का अनुपात होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो हमारा ये घनत्व यानी कि d2/d1 पर यानी कि घनत्व पर भी निर्भर करेगा, और m2 जो है हमारा अणुभार वाला है तो अणुभार पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फार्मूला हमें ज्ञात करना है सिर्फ r1/r2 बराबर m2/m1, क्योंकि हमें अणुभारों का अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम m2/m1 लेंगे, d2/d1 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए r1/r2 जो है दिया है, इसका क्या है 4:6 है, तो यहाँ पर m2/m1 लिख लीजिए। तो यहाँ पर जब इस रूट को हटाएंगे, इस वाले रूट को जब हटाएंगे तो इधर क्या होगा स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कि इसको पहले काट लीजिए, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। यहाँ से जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर में यानी कि 4 क्या हो जाएगा 9, और बराबर हो जाएगा m2/m1। अब देखिए इसी में सब बच्चे गलत ही कर देते हैं तुरंत कि 4 जो होता है 9। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर 4:9 था, हमसे 8 लिख चुका है, उसी को जो है राइट आंसर मार देते हैं, जबकि ये क्या है गलत है, सरासर गलत है। ये m1/m2 आपको निकालना है दोस्तों, क्योंकि r1/r2 हमने यहाँ पर लिखा तो m1/m2 भी तो यहाँ पर निकालेंगे। तो m1/m2 क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा यानी कि 9/4 हो जाएगा, यानी कि 9:4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 अगर दिया रहेगा तो आपको ये बिल्कुल नहीं मारना है, यहाँ पर वही दिया था सिर्फ लिखना भूल गए, नहीं तो आप वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैसों का वह गुण जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो गैसों का कौन सा गुण है दोस्तों, इसको आपको कमेंट में लिखना है। हम रोज़ जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखने को देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं लिखते बिल्कुल नहीं है। तो एक बार गूगल से या किसी से सर्च कर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लेते हैं दोस्तों सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लेते हैं और आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तो एक बार जो है इसका भी कमेंट कर दीजिएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। तो किस ताप पर दोस्तों जो है गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। किस पर, -273 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन के विसरण की दर, देखिए विसरण की दर, एक क्वेश्चन फिर से गारंटी जो है ले रहा हूँ। हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस के यक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को लें यानी कि हमारा 5r1 हो जाएगा और ये हमारा r1, इसका जो है क्या है ये वाला 5 गुना है, यानी कि हमने कर दिया सिंपल सा। और अब क्या करेंगे अंडर रूट, यहाँ पर दूसरी गैस लेना होता है, क्या m2 लेते हैं तो दूसरी गैस हमारी यक्स होगी, और नीचे क्या लेते हैं पहली गैस यानी कि हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अणुभार की बात करें दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। कितना, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और अंडर रूट जब इससे हटाएंगे तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यक्स के। तो यहाँ पर यक्स का जो अणुभार आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर प्राथमिक सेल की बात करें तो उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल हमारा पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीयक सेल हमारा जो है निकेल सेल है। कौन सा, निकेल सेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार 50 क्वेश्चन के लिए एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे। जो पुराने बच्चे हैं वो एक बार लाइक करें, और नए बच्चे जो है लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों मारेंगे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, कौन सी पद्धति, देखिए यहाँ से कौन सा क्या स्टार्ट हो गया हमारा फिजिक्स, हमारा जो है केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ 50 क्वेश्चन। अब हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए कौन सी पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। यहाँ पर यसाई पद्धति जो होती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या, इसको बताया है दोस्तों। अगर सार्थक अंक इस प्रकार दिए हैं, गुणे में 10⁻³ है, तो इसको काउंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 0.310, तो इसमें दोस्तों सार्थक अंक जो होते हैं इधर के सारे जीरो लिए जाते हैं, इधर के सारे जीरो क्या हैं लिए जाते हैं सार्थक अंकों में, यानी कि ये इतना हमारा क्या हो जाएगा सार्थक अंक हो जाएगा 310 कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक है टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 किमी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान। तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों हमारी सदिश राशि होती है। कौन? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होते हैं। और धारा की बात करें इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, परंतु ये एक क्या है? अदिश राशि है। धारा में जो होता है परिमाण और दिशा जो है दोनों होती हैं, लेकिन ये अदिश राशि होती है, यानी इसके साथ गद्दारी हुई है, सरासर गद्दारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ये वाले को हम अधिकतर जो है क्वेश्चंस में रख देते हैं अपने इस क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस के क्लास में या फिर 50 क्वेश्चंस क्लास में। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, लिख कर ले लीजिए इसको भी। देखिए एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व। सबसे पहले उत्तर पूर्व बनाइए आप यहाँ पर। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या कर रहा है? उत्तर पूर्व में, यानी कि इस दिशा में चल रहा है 60 अंश के कोण पर। सिंपल सा कर लीजिए, 60 अंश यहाँ से मान लीजिए ये है कि कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर कितना चला? 20 मीटर चला, 20 मीटर। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है, यानी कि इतनी दूरी हमें बतानी है यहाँ से यहाँ तक की। इसको यक्स मान लीजिए, यहाँ पर 60 है ही। तो यहाँ पर देखिए किस में जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है? आधार है और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में आता है दोस्तों? कॉस थीटा में आता है। किस में? देखिए कॉस थीटा में आता है, तो उसी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा देखिए कॉस 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? आधार हमारा यक्स बटे में कर्ण। कॉस 60 अंश का मान 1/2 बराबर यक्स बटे 20। 2 से काट दीजिए, आ जाएगा 10। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या निकल के आएगा? 10 मीटर। 10 मीटर थोड़ा जो है इसमें बताने में दिक्कत हुई है, लेकिन 10 मीटर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पर एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण क्या होगा दोस्तों? इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक गतिमान पिंड जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण हमारा नियत रहेगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा? देखिए इसको जो क्वेश्चन को करते हैं इसमें देखिए कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको करेंगे कैसे करेंगे ये सोचते हैं सभी बच्चे। तो देखिए यहाँ पर 1000 मीटर क्या दे दिया? हमारा ऊंचाई दे दिया, यानी कि 1000 मीटर हमारा ऊंचाई, यानी कि यच हो गया। कितने वेग से फेंकना होगा? यू हमें ज्ञात करना है। फार्मूला हमने पढ़ा है, बी बराबर होता है b² बराबर u² माइनस 2gh। आपको पता होना चाहिए कि g का मान यहाँ से मिल जाता है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं वहाँ पर, अगर नहीं दिया रहता तो v का यानी कि अंतिम वेग क्या है दोस्तों? अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है 2, g का मान 10, h का मान हमारा 1000। कितना? 1000। तो बात करें ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल? 2 गुणे यानी कि u² बराबर हो जाएगा हमारा, इधर निकालेंगे तो 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 10 की घात 4। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट अगर यहाँ पर लगाएंगे, देखिए u बराबर अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2, और ये हमारा निकल आएगा 10² यानी कि 100 हो जाएगा। 100√2 यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इससे तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 9.8 रखेंगे दोस्तों, 9.8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार उसको सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर क्या पाएंगे जानते हैं? u² पाएंगे बराबर 2g का मान 9.8 और h हमारा 1000। तो इसको जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको पहले नंबर 2 गुणे 98 लिख लीजिए। इस दशमलव को जो है इसमें एक बार गुणा करा देंगे तो हमारा टोटल सिर्फ 100 बचेगा, और इसको जब गुणा कराएंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 19 गुणे का 100। और अब अंडर रूट लगाएंगे, u बराबर अंडर रूट का 196 गुणे 100। तो क्या निकलेगा जानते हैं? क्या निकलेगा? यहाँ से 14 का ये स्क्वायर होता है, यानी कि 14, और 100 किसका होता है? 10 का होता है, यानी कि 14 धामा 140। तो देखिए जब 9.8 रख रहे हैं तो 140 आ रहा है, और उसको रखने पर नहीं आ रहा है, तो आपको याद कर लेना है कि 9.8 रखेंगे अगर ये हमारा दिया नहीं है तो। अगर g बराबर 10 दिया है तभी रखेंगे, नहीं तो 9.8 रखेंगे, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुँचेगा, यच का मान निकालना है।
तो देखिए प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर हमारा दे दिया, और अधिक से अधिक ऊंचाई पर हमारा अंतिम वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम सिंपल सा फार्मूला पीछे वाला लिख लेंगे, यू स्क्वायर बराबर 2gh, यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो हमारा h का मान निकालना है, ये हमारा u का मान दिया है 10 का स्क्वायर, और बात करें यहाँ पर 2g का मान 10 दिया है, यहाँ पर h हो जाएगा 1 10 से 1 10 कैंसिल, यहाँ बचा 10 बराबर 2 गुणे h, 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 पंचे 10 यानी कि h बराबर हमारा 5 मीटर निकल के आएगा। 5 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है दोस्तों? संवेग परिवर्तन की दर हमारा बल के बराबर होता है। और एक क्वेश्चन और है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर संवेग परिवर्तन सिर्फ पूछ लें, क्या पूछ ले, संवेग परिवर्तन सिर्फ पूछ ले तो हमारा किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। इसको तो बहुत कन्फ्यूज़न वाला है दोस्तों। अगर दर कहेगा तो बल मारिएगा, दर कहेगा तो बल, और सिर्फ संवेग परिवर्तन कहेगा तो आवेग के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आभासी भार प्रतीत होगा। तो इसको तो बताया है कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो हमें आभासी भार बिल्कुल शून्य लगेगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवेग का मान होना चाहिए। देखिए एक फार्मूला तो हमने पढ़ा है, आई बराबर एफ इंटू टी पढ़ा है, आई बराबर एफ इंटू टी। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे आई बराबर होता है एफ बराबर क्या होता है, एम जी, एफ इंटू डेल टी पढ़ा है, सॉरी एफ इंटू डेल टी। तो यहाँ पर एफ बराबर एम जी इंटू डेल टी। तो यहाँ पर देखिए अब जो होता है यहाँ पर हमारा क्या दिया है, वेग दिया है। और आपने पढ़ा होगा ए बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप ए को जी मान लें, क्योंकि ये हमारा त्वरण ही होता है, इसमें गुणा कराएंगे तो डेल बी बराबर हो जाएगा जी टी के, यानी कि ए टी के कह लीजिए तो ए, या फिर जी कह लीजिए, जी इंटू डेल टी, जी इंटू डेल टी क्या हो जाएगा, किसके बराबर, डेल बी के। यानी कि हमारा आवेग बराबर हो जाएगा यम इंटू डेल बी। इसको आपको नया फार्मूला है बिल्कुल याद कर लेना है, आई बराबर यम इंटू डेल बी। आपने सिर्फ एफ इंटू डेल टी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा गुणा करा देना है, आई बराबर यफ इंटू डेल बी। यफ हमारा क्या है, सॉरी यम इंटू डेल बी, यम इंटू डेल बी पीछे भी 4 गुणे 5 यानी कि 20 न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। इसको तो हमने वो ट्रिक बताई कि आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे कटने का कारण हमें क्या पता। इसको तो जो है फिजिक्स को न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन को ही पता होगा कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या होता है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पंप 100 किलोग्राम पानी से 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में जो है चढ़ाता है, उसकी शक्ति, तो जी का मान दिया है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, कार्य करने की दर यानी कि W/T, और W बराबर एफ इंटू क्या होता है, यच कह लीजिए या फिर यस कह लीजिए। यच दिया है तो सिंपल सा यच लिखेंगे, और यहाँ पर टी। तो अभी भी हमारा मान 100 किलोग्राम और 20 मीटर ऊंचाई का रहा है, तो एफ बराबर और क्या होता है, यम जी होता है, यम जी H/T। अब सिंपल सा सारे के सारे मान हमारे दिए हैं, रख लीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान यानी कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान, G का मान हमारा 10 दिया है, H का मान हमारा 20 मीटर, और हमारा T बराबर 10 सेकेंड। 10 से 10 कट जाएगा, 100 गुणे 20 यानी कि 2000, और 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 किलोवाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है या लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। देखिए इस क्वेश्चन को कराया गया है कि अगर कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम ऊंचाई पर जो होती है सबसे अधिकतम होती है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसको भी कराया गया है पिछली कक्षा में, यानी कि जो फिजिक्स क्लास कराई थी उसमें हमने बताया था सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है कृत्रिम उपग्रह में। और सिर्फ अगर आप बात करें सरल लोलक की तो उसका जो होता है 2 सेकंड होता है। इसको भी आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 54 केजी है, चंद्रमा पर उसका भार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बताया भी है कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार कुछ भी है तो चंद्रमा पर उसका क्या हो जाता है, 1/6। यानी कि 54 है तो उसका 1/6 क्या हो जाएगा, 6×9 = 54। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो वो कौन सा बल होता है जानते हैं, कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है। वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो तभी होता है जब पृथ्वी का सूर्य जो है के चारों ओर परिक्रमण होता है। जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करती है, तभी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आपको जो है पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो इसको भी बताया गया क्वेश्चन है, √2 गुना अगर कर देंगे चंद्रमा का कक्षीय वेग, अगर √2 गुना कर देंगे तो वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है। तो इसका हमने भी बताया था, ट्रिक भी बताया था। महामैराथन क्लास आपने नहीं देखी तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, फिजिक्स की महामैराथन क्लास, और केमिस्ट्री की भी देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था पिंड को भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ता है। और बात करें ध्रुवों पर, जो ध्रुवों पर होता है जी का मान सबसे क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है उस पर जी का मान 0 होता है। इसको भी आपको याद कर लेना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारा ध्रुव के लिए जो है, ध्रुव पर जो है जी का मान क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम, और जो है हमारा विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर हमारा जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी का ऑप्शन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है दोस्तों, 1/4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप वो फार्मूले से निकालेंगे, F बराबर G m1m2/r1², और फिर F2 बराबर कर दीजिए 1 उसी प्रकार r2² हो जाएगा। तो ऊपर कर नीचे कर आप 1/4 ले आएंगे, इसको कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में 20 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि। तो इसको तो सभी बच्चे होंगे सबसे पहले गलत बताएंगे। जिन्होंने वीडियो पुरानी देखी होगी उन्होंने आंसर किया होगा सबसे पहले 1 वायुमंडल किया होगा, जो कि सरासर गलत है। हमने बताया था कि जल में 10 मीटर जब नीचे जाते हैं तो 1 वायुमंडल की वृद्धि होती है। जब 10 मीटर जाएंगे तो 1 वायुमंडल की वृद्धि, और जब 20 मीटर जाएंगे तो 2 वायुमंडल की वृद्धि। इसको मैंने दोस्तों अपने आप से बनाया था, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने बनाया था 2 वायुमंडल, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर 10 मीटर पूछेगा दोस्तों नीचे जाने पर तो 1 वायुमंडल आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता। कौन सी तरंग को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। तो हमने बताया है कि मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंग को क्या कर सकता है, सुन सकता है। यानी कि 20 से 20,000 के अंडर में जो रहेगी उसको सुन लेगा। तो 20 तक भी सुन लेगा और 20,000 तक भी सुन लेगा। यानी कि 10 जो हो जाएगा इसको नहीं सुन सकता, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 10 हर्ट्ज की तरंग को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग को कौन सुनता है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है तरंग को कौन सुन सकता है कौन, चमगादड़। इसको तो कई बार बताया, चमगादड़ जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंग जो है सुन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विस्थापन का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा। इसको तो कई बार बताया गया है, और इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन रखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि t बराबर हमने पढ़ा है 1/2 पाई √L/G। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर पूछेगा हमारा विस्थापन का मान बढ़ाएंगे यानी कि L का मान, तो यह अनुक्रमानुपाती है तो ये भी बढ़ जाएगा। और बात करें अगर त्वरण का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये जैसे हमने मान लीजिए घटा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर अनुक्रमानुपाती ये होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। तो आपको एक फार्मूले से याद रखना है, आपको कभी जो है आप कभी भूलेंगे भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी तरंग का आयाम तिगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कराया था कि आयाम को अगर दुगुना कर दिया जाए तो आवृत्ति। तिगुना यहाँ पर हमने कर दिया तो क्या फार्मूला हमने तो पढ़ा ही है, I बराबर जो प्रोपोर्शनल होता है A² के, और हम जानते हैं अगर तिगुना कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा I का मान क्या हो जाएगा, तीव्रता क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगा। क्या 9 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 9 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
झील के पानी की सतह बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है, पेंदे के पानी का इस क्षण ताप होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन और बनता है कि किस ताप पर जो होता है जल का आयतन सबसे अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है जल का आयतन सबसे अधिकतम होता है। और बात करें यहाँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीग्रेड हो जाएगा। पेंदे के पानी का क्षण ताप 4 सेंटीग्रेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि जल को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं तो यानी कि बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया जाता है। देखिए ये तो बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है, कुछ बच्चे जो है गलत कर देते हैं। देखिए तांबे की आयताकार जो है प्लेट है उसमें गोल छेद यहाँ पर कर दिया गया है। अगर इसको हम ताप देंगे तो क्या होगा, अगर हमने इसको ताप दे दिया तो क्या होगा दोस्तों, ये छेद क्या है, या जो ये को छेद है वैसे ही रहेगा, या फिर ये छेद बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, देखिए ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C/5 बराबर F-32/9। ये आपको याद कर लेना है, कोई भी पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, C का मान दे देगा, F आपको निकालना रहेगा। यहाँ पर पैमानों में संबंध यहाँ पर यही होता है, आपको याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पैमानों में एक एक खाने में क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। एक खानों में किस प्रकार का अनुपात होता है, तो ये 5:9 का अनुपात होता है। ये 5 और यहाँ पर 9, इसी से आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक विकल्प छूटता जा रहा है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमने बताया था जो आवारा है वो हमारा बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, किसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है दोस्तों, हमारे किसकी, जल की होती है जो सबसे अधिक होती है। और विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है 1 होता है, क्या, 1 कैलोरी होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान, 1 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। देखिए दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह जो होता है दोस्तों उसके तापांतर पर, यानी कि अगर ऊष्मा देना है तो ताप का बहुत मायने होगा, वहाँ पर तापांतर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता E है, उसकी अवशोषकता होगी। तो देखिए अगर उत्सर्जकता E तो अवशोषकता भी क्या हो जाएगी, E ही हो जाएगी। इसको याद कर लेना है, बहुत सिंपल है, उत्सर्जकता E तो अवशोषकता भी क्या हो जाएगी, E। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन क्या होगा। देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन कैसा होगा दोस्तों, दोनों तलों के बीच कई बार होगा, क्या, दोनों तलों के बीच कई बार होगा। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 डिग्री एक मोड़ पर झुके हुए दो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। कई बार बताया है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 360/n-1 कर दीजिए, तुरंत निकल आएगा। 4 नंबर ले जाइए अपने झोली में। 360 लिखिए, n का मान हमारा क्या होता है जो दिया रहता है, यानी कि 120, माइनस कर देता है 1, यहाँ पर काट देंगे 3 आएगा, तो 3 में से 1 गया 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाक, कान व गले की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, नाक, कान व गले की जांच के लिए। देखिए इसको तो जो आंसर जानते भी हैं वो इसमें यह गलत कर देते हैं कि वो अवतल देखकर इसी लेंस को टिक मार देते हैं, जबकि डॉक्टर जो होते हैं लेंस नहीं बल्कि दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अवतल लेंस भी आ सकता है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण दिया है, तो दोस्तों देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर दी है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी हमारी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस का होता है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु है, यानी कि u बराबर v-20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि v का मान ज्ञात करना है। और हम जो है दर्पण के लिए फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर 1/b + 1/u।
तो 1/b यहाँ पर देखिए, अब सिंपल सा निकाल लेंगे क्या, 1/b। 1/b बराबर हो जाएगा 1 का एफ माइनस का 1 का यू। देखिए इतना हो गया। अब सिंपल सा सबका मान रख देंगे, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1/एफ। एफ का मान माइनस का 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस का 1/u यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर अब थोड़ा देखिए इसको काट कर करते हैं। 1/b बराबर -1/10 प्लस 1/20 क्या था, 1/b बराबर माइनस का 1/10 प्लस का 1/20। एलसीएम लेंगे 20 आएगा दोस्तों, और माइनस का 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/20। तो 1/b है, जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। माइनस दिया है, इसको भी साथ में लेकर चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है। तो यहाँ पर देखिए साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ने के कारण हमारा व्यतिकरण है, जो कि हमारा ये छिपा हुआ है यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है व्यतिकरण, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष की उत्पत्ति का कारण है दोस्तों, इसको तो आपने 12th या 10th में पढ़ा ही होगा कि इंद्रधनुष में जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तभी वो हमारे आकाश में बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना दी है, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम जो है पहले निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि जो दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटे में क्या करते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो कट गया, यानी कि 3/2.4, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 चौक 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन, वहाँ पर सघन होगा, माध्यम का अपवर्तनांक √2 हो तो क्रांतिक कोण का मान। इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए हैं पहले भी, आएगा ज़रूर, यानी कि आएगा ज़रूर। तो देखिए √2 यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक, n बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 1/sin c हमारा होता है क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक दिया है √2, तो √2 बराबर 1/sin c हो जाएगा। अब sin c बराबर क्या लिख सकते हैं 1/√2, और 1/√2 किसके बराबर होता है दोस्तों, sin 45 के, किसके sin 45 के। तो sin से sin की तुलना कराएंगे तो c बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश की जो है एक किरण जल पर लंबवत गिरती है, जल पर लंबवत गिरती है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण यानी कि लंबवत जब कोई चीज़ गिरेगी तो सीधे ही निकल जाएगी, कोई उसमें अपवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, क्या 0 डिग्री पर अपवर्तन कोण यहाँ पर होगा, अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज के पदार्थ का अपवर्तनांक, देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, एक तो क्रांतिक कोण वाला और एक बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण वाला। ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा, लिख कर ले लीजिए। परीक्षा में अगर नहीं मिला तो यहीं पर आकर कमेंट करिएगा कि नहीं मिला था, और कमेंट में गाली दीजिएगा, जो मन करेगा करिएगा। देखिए यदि एक समबाहु त्रिभुज के पदार्थ का अपवर्तनांक, हमने एक फार्मूला और बताया है कि n बराबर होता है sin a प्लस डेल एम, जो कि डेल एम हमारा क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, और बटे में sin a/2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, sin a/2। देखिए ये हमारा दिया है, सब जो दिया है लिख लीजिए। n हमारा दिया है √3 बराबर क्या हो जाएगा sin, और समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है दोस्तों सब क्या बनाता है 60 डिग्री, यानी कि a का मान हमारा 60 हो जाएगा, और प्लस में इसको अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 और डेल एम बाई टू, और नीचे भी करेंगे sin 60/2, sin 60/2, इसको काट दीजिएगा 30 आ जाएगा, और sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर जब 1/2 होगा दोस्तों तो 2 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा sin 60/2 था वहाँ पर 60/2 प्लस डेल एम बाई 2, और यहाँ पर हमारा 2 आया था। सिंपल सा इस 2 को यहाँ पर नीचे भेज दीजिए, तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा sin, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 30 प्लस डेल एम बाई 2
और यहाँ पर √3/2 किसका मान होता है दोस्तों? साइन 60 का होता है। किसका? साइन 60 का। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस डेल m बाई 2। देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई, उसको समझ लीजिएगा। 30 यहाँ पर है, 30 प्लस डेल m बाई 2। सिंपल सा साइन की तुलना करा दीजिए, साइन से साइन की तुलना, तो हमारा बचेगा 60 बराबर 30 प्लस डेल m बाई 2। और इसको इधर भेजेंगे तो 30 बचेगा, 30 बराबर डेल m बाई 2। 2 को इधर भेजेंगे तो डेल m बराबर 60 डिग्री। थोड़ा इधर माथा पच्ची हुई है, इतना समझ लीजिएगा। फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, आप वैसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांच का अपूर्णांक 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण इतना है, तो 2/3 यहाँ पर साइन 42 डिग्री का मान दिया है। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है, तो क्रांतिक कोण बराबर होता है n बराबर 1/sin c। तो साइन सी हमें ज्ञात करना है, और हमारा क्या हो जाएगा? साइन सी को इधर भेजेंगे तो 1/n हो जाएगा, और n का मान हमारा 3/2 दिया है, यानी कि 1/3/2। इसको ऊपर करेंगे तो 2/3, और साइन सी बराबर 2/3, और 2/3 किसका मान है? साइन 42 का। तो साइन सी बराबर हो जाएगा साइन 42। साइन सी बराबर साइन 42। तो साइन से साइन की तुलना, सी बराबर हमारा 42 डिग्री। तो वैसे ही दिया था, आप वैसे ही कर दीजिएगा अगर आपको समय बचाना होगा। साइन 42 दिया है, यानी कि मान उसी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? ये कितनी बार बताएं और कितनी बार आपको याद ही हो चुका होगा। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की होती है, लाल रंग की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग की आवृत्ति, देखिए घुमाने वाला प्रश्न आ गया, वहाँ पर तरंग दैर्ध्य पूछा था, यहाँ पर आवृत्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि बी बराबर होता है n लैम्डा के। यहाँ पर ये चाल है, ये आवृत्ति है, ये लैम्डा है। तो इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर b/n, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो जो आवृत्ति है क्या होगी? घट जाएगी। तरंग दैर्ध्य जिसकी यानी कि अधिक होगी, उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, और जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है दोस्तों? बैगनी रंग की होती है। किसकी? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कि उसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है, उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक तो होना चाहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर कांच से जल में जो होगा दोस्तों, कांच से जल में तो यहाँ पर संभव है, क्योंकि ये हमारा सघन से विरल में जा रहा है कह सकते हैं। लेकिन जल से कांच में करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जल से कांच में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य मनुष्य के लिए आँख का निकट बिंदु, ये तो आपने पढ़ा होगा कि सामान्य मनुष्य जो होता है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म तथा नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे हमारा संवहन नहीं होता है। आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन के विकल्प को नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, नहीं तो जो आपको टाइम जो है आपको बचाना है, परीक्षा नज़दीक है, तो हम यहाँ पर विकल्प नहीं पढ़ेंगे, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? तो दोस्तों घड़ी साज जो होता है छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसकी हमने स्क्रीनशॉट ली है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एक बेलनाकार बर्तन की गहराई d है। यह बर्तन आपस में ना मिश्रित होने वाले समान आयतन के द्रवों से भरा है, जिनके अपूर्णांक n1, n2, n3 है। बर्तन की आभासी गहराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर हमने लगाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ आपको याद रखना है d/3 और ब्रैकेट में 1/n1 + 1/n2 + 1/3, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पर टिक मार लीजिए, बी। तो दोस्तों जितने भी बच्चे नए थे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वो आने वाली वीडियो दोनों पा सकें और जो है परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है हमारे चैनल से उठा सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।